हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम निक ड्यून को देखते हैं जो कि अपने घर से निकलकर अपने खुद के एक कैफे जिसका नाम बार था वहाँ पे जाता है। ये बार वो और उसकी ट्विन सिस्टर मार्गो चलाती थी। बार में आने के बाद निक काफी परेशान होकर बैठा हुआ था और हमें पता चलता है कि निक और उसकी वाइफ एमी की आज 5th मैरिज एनिवर्सरी है। यहाँ पे हम पास्ट की स्टोरी देखते हैं जहाँ पे निक राइटर कम जर्नलिस्ट होता है और वही एमी काफी पॉपुलर बुक राइटर थी। दोनों भी न्यूयॉर्क में मिले थे और बातों बातों में दोनों का रिलेशन शुरू हुआ था और जल्द ही शादी। लेकिन शायद अब प्रेजेंट में निक अपनी शादी से खुश नहीं था और बार में बैठा हुआ निक अपने बहन को बताता है कि एमी हर एनिवर्सरी पे गेम खेलती है जो ट्रेजर हंट होता है, जहाँ पे एमी उसके लिए गिफ्ट को छुपा दी है और निक को क्लू के मदद से उन्हें ढूंढना है। वो मार्गो को बताता है कि वो जल्दी शायद डिवोर्स भी लेने वाला है और ये सारी चीजें झेल नहीं सकता। और थोड़े समय के बाद निक घर आता है और वो एमी को आवाज लगाकर बुलाने लगता है, लेकिन एमी घर में नहीं होती। एमी को लापता और टूटे हुए टेबल को देखकर निक तुरंत पुलिस को बुलाता है और उसके घर पे डिटेक्टिव रोड और उसका असिस्टेंट को आते हुए हम देखते हैं। अब उन्हें ऐसे काफी सबूत घर में मिलते हैं जिससे लग रहा था कि निक दरअसल एक अब्यूजिव हस्बैंड था और डिटेक्टिव का पूरा शक निक पे ही चला जाता है कि वो और उसकी वाइफ दोनों भी राइटर थे और 2 साल पहले ही न्यूयॉर्क जैसे फेमस शहर से शिफ्ट होकर इस छोटे से टाउन में आए थे क्योंकि निक की माँ बीमार थी। इसी दरम्यान डिटेक्टिव को पता चलता है कि एमी और कोई नहीं बल्कि काफी मशहूर अमेजिंग एमी है जो कि टीनेजर में काफी फेमस राइटर हुआ करती थी, यानी कि वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। अब एक एक करके निक के खिलाफ सबूत होने के कारण उसे ही पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, जहाँ पे निक एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। पुलिस का शक निक पर बढ़ जाता है, लेकिन कुछ खास सबूत ना होने के कारण उन्हें निक को छोड़ना पड़ता है। अब अमेजिंग एमी ये किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी, इसीलिए उसके गायब होने की बाद आग की तरह पूरे देश में फैलने लगती है और सब लोगों को उसके लिए काफी क्यूरियोसिटी लगती है और सबका शक निक और उसकी बहन मार्गो पर ही जाता है कि दोनों ने एमी के जायदाद के लिए शायद उसे गायब किया होगा और इन दोनों की काफी बदनामी होती है मीडिया द्वारा। अब रात में घर आने के बाद निक अपने अतीत में खो जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इनके छोटे से रिलेशन के बाद दोनों भी शादी करने का डिसाइड करते हैं और दोनों भी न्यूयॉर्क में रहने लगे थे, जहाँ पे एमी और उसके माता पिता काफी रिच होते हैं तो वही निक एक मिडिल क्लास आदमी होता है। अचानक से आए रिसेशन के कारण दोनों की भी जॉब चली जाती है। इसी दरम्यान निक को अपनी माँ के बीमारी के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो एमी से बिना कंसल्ट या उससे बिना पूछे फैसला लेता है कि उन दोनों को भी अब मसूरी के एक टाउन में रिलोकेट होना चाहिए जहाँ पे निक अपने माँ का ख्याल रख सकता है। उसके इस फैसले पर बिना सवाल उठाए एमी उसके साथ चलने के लिए तैयार होती है। कुछ ही महीनों के बाद निक की माँ गुजर जाती है और उसके बाद न्यूयॉर्क आने के बजाय वहीं पे वे लोग रहने का फैसला करते हैं। निक दिन ब दिन घर में बैठने के कारण आलसी होने लगता है, इसलिए एमी अपने खुद के पैसों से निक के लिए बार खोल के देती है, यानी बार कम कैफे, जहाँ पे लोग आके अपना समय बिता सके। वो कैफे खुद चलाने के बजाय उसने अपने बहन मार्गो को चलाने के लिए दिया और खुद आके पूरा दिन गेम खेलना या टाइम पास करना ऐसे चलता था, जिसके कारण एमी काफी गुस्सा होने लगी और दोनों के बीच में दूरियां आई। वही निक को हमेशा ऐसा लगता था कि वो एमी के पैसों के तले दबते जा रहा है, उसे अपनी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए वो भी एमी पर गुस्सा होने लगा कि हर बार तुम मदद मत करो। थोड़े समय के बाद निक को एक कॉलेज में टीचर की जॉब लगती है, लेकिन फिर भी एमी के ऊपर का गुस्सा कम नहीं था, इसीलिए वो एमी पर चीट करने लगता है और उसका अफेयर शुरू होता है अपने ही स्टूडेंट एंडी के साथ। ये ऐसा ही कुछ उन दोनों का रिलेशन था। अब यहाँ पे पुलिस जब निक के घर की जाँच कर रहे थे तब उन्हें वहाँ पे कुछ खून के निशान मिलते हैं, जिससे डिटेक्टिव का शक उसके ऊपर और भी बढ़ जाता है कि इसी ने मारा होगा एमी को। डिटेक्टिव रोड को पता चलता है कि निक की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। पैसों की कमी और जॉब ना होने की वजह से ही निक तनाव में रहने लगा। तब एमी ने ही अपने पैसे लगाकर निक को बार खोल के दिया था, लेकिन निक तब भी तनाव में रहने लगा। इसी दौरान एमी को फैमिली बढ़ानी थी, लेकिन उसके लिए निक राजी नहीं था और इसी बात पर उनके बीच में तनाव होने लगे, जहाँ पे एक बार तो निक ने एमी को धक्का भी मारा था और काफी गहरी चोट आई थी एमी को। जांच के दौरान डिटेक्टिव रोड को आसपास के लोगों द्वारा पता चलता है कि निक के साथ एमी सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, जिसकी वजह से एमी ने सुरक्षा के लिए एक गन भी खरीदी थी। इसी दौरान डिटेक्टिव को बाथरूम में कुछ यूरिन के सैंपल मिलते हैं जो कि एमी के होते हैं और उस टेस्ट के द्वारा उन्हें पता चलता है कि उस दौरान एमी प्रेग्नेंट थी। लेकिन प्रेग्नेंट होने वाली बात निक साफ साफ मना करता है क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था। ये सुनकर डिटेक्टिव रॉड को काफी गुस्सा आने लगता है निक के ऊपर और
और जब ये बात प्रेस में चली जाती है तब निक के ऊपर पूरे देशवासियों का गुस्सा आ जाता है। इसी दौरान निक की एक नेबर आती है जिसके 2 बच्चे होते हैं और वो बताती है कि वो एमी की काफी अच्छी दोस्त थी और एमी भी फैमिली चाहती थी, लेकिन उसके और निक के बीच में काफी दूरियां होने के कारण निक अक्सर मना करता था। ये सब कुछ सुनने के बाद निक काफी हैरान होता है क्योंकि उसे पता होता है कि एमी काफी हाई मेंटेनेंस लड़की थी, वो अपने टिपिकल नेबर्स में ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी और ये सारी चीजें वो डिटेक्टिव को बताता है, लेकिन डिटेक्टिव उसके ऊपर भरोसा नहीं रखते। इसी दरमियान डिटेक्टिव रोड को एमी की जली हुई डायरी मिलती है जिसने उसे लिखा हुआ था कि निक से उसकी जान को खतरा है। अभी सबूत के बाद डिटेक्टिव का असिस्टेंट बोलने लगता है कि हमें निक को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता निक के खिलाफ क्योंकि उन्हें मर्डर वेपन चाहिए रहता है। तभी दूसरे जगह पे हम एमी को देखते हैं जो बिल्कुल जिंदा होती है, लेकिन उसने अपना लुक पूरी तरीके से बदल दिया होता है ताकि उसे कोई भी पहचान नहीं पाए और वो अपने साइड की कहानी बताने लगती है, जहाँ पे एक दिन वो निक को उसके बार में देखने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर निक और एंडी पे पड़ती है। निक के आंखों में एंडी के लिए प्यार देखकर एमी आग बबूला होने लगती है। वो सोच में पड़ जाती है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, इसके पास जॉब नहीं था तब मैंने उसके लिए कैफे ला दिया, उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए मैं बिना कुछ सवाल उठाए यहाँ पे शिफ्ट हो गई, उसकी के लिए मैं इतनी अट्रैक्टिव रही, लेकिन फिर भी ये दूसरे लड़की के प्यार में पड़ा है, वो उसके ऊपर चीट कर रहा है और वो सोचने लगती है कि वो निक को अब इसकी सजा कैसे दें। उसे पता होता है कि वो उनके एनिवर्सरी के दिन ही डिवोर्स की बात करने वाला है, इसीलिए वो एनिवर्सरी के दिन ही का गायब होना और मर्डर ये प्री प्लान किया होता है। सबसे पहले तो निक से वो उसका क्रेडिट कार्ड मांगती है और वो काफी सारा सामान मंगवा देती है ताकि ऐसा साबित हो कि निक बेवजह खर्चे करता था। फिर वो निक को कह के खुद के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बढ़ा देती है ताकि ऐसा लगे कि निक ने ही इंश्योरेंस के लिए उसे मार दिया है। उसके बाद वो जानबूझ के अपनी प्रेग्नेंट पड़ोसी के साथ दोस्ती करती है और उसे अपने और निक में होने तनाव के बारे में बताती है। वो उसके साथ दोस्ती इसीलिए करती है ताकि उसका यूरिन इकट्ठा कर सके और अपने घर में वो रख सके ताकि पुलिस को वो यूरिन मिले और उन्हें पता चले कि एमी प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट ना होते हुए भी पुलिस के सामने पता चल जाता है कि एमी प्रेग्नेंट थी। वो ऐसा इसीलिए करती है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट औरत को मारने के लिए निक को कड़ी से कड़ी सजा मिले। निक को फंसाने के लिए वो अपना खुद का खून निकालती है और जब निक बाहर गया था तब पूरे घर में वो डालती है और वो खून साफ भी कर देती है जिससे यही लगे कि निक ने ही उसे मारा है। और लापता होने से पहले एमी ट्रेजर हंट का गेम छोड़कर जाती है, लेकिन इस बार वो क्लू निक के लिए नहीं होते, वो पुलिस के लिए होते हैं। अब यहाँ पे निक पुलिस के पहले सारे क्लू इकट्ठा करता है और उसकी बहन मार्गो के गैराज में उसे काफी सारी चीजें मिलती हैं जो उसकी दरअसल एनिवर्सरी गिफ्ट होती है और उसी में उसे एक मर्डर वेपन भी मिलता है जिसमें एमी का खून लगा हुआ था, यानी इसमें मार्गरेट भी फंसने वाली थी। ये देख वो भी काफी गुस्सा हो जाती है। निक के ऊपर पुलिस की कड़ी नजर होती है, इसीलिए वो ये सारी चीजें उधर ही छोड़ देता है और उसकी डायरी सिर्फ जलाने की कोशिश करता है। अब डायरी द्वारा पुलिस उस गैराज तक पहुंचती है और उन्हीं गिफ्ट के द्वारा वो निक को बताने वाली थी कि वो प्रेग्नेंट है और वहीं पे पुलिस को एक मर्डर वेपन भी मिलता है, जिसके बाद निक को अरेस्ट किया जाता है और पूरे देश भर में निक और उसकी बहन मार्गो के लिए काफी नफरत होने लगती है। अब यहाँ पे निक को भी एमी के प्लान के बारे में पता चल जाता है और अपने बेल के बाद वो सीधा अपने बचाव के लिए न्यूयॉर्क पहुंचता है, जहाँ पे वो काफी रेप्यूटेड लॉयर को हायर करता है, उसे सारी हकीकत बताता है कि कैसे एमी सबसे पहले ट्रॉमा देती थी, फिर उसकी मदद करती थी। एमी को नहीं, इनफैक्ट निक को उसके साथ सेफ महसूस नहीं होता था क्योंकि एमी थोड़ी बहुत साइको थी। अब इस मीटिंग के बाद निक एमी के एक्स बॉयफ्रेंड टॉमी ओहारा से मिलने जाता है, जिस पर एमी ने उनके रिलेशन में होने के वक्त रेप का गलत इल्जाम लगाया था और उसके खिलाफ झूठे सबूत बनाकर टॉमी को गिरफ्तार भी करवाया था। टॉमी से बात करने के बाद निक को समझ आता है कि एमी उससे बदला ले रही है। अब इसके बाद निक एमी के दूसरे बॉयफ्रेंड देसी कॉलिन्स से मिलने जाता है, जो कि एमी की तरह ही काफी अमीर होता है। इसके खिलाफ भी एमी ने
ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया था, लेकिन कॉलिंस आज भी एमी से प्यार करता था। इसीलिए निक को देखने के बाद वो उससे बात करने से मना कर देता है। पूरे देश भर में एमी को ढूंढने के लिए काफी तनाव बढ़ रहा था पुलिस के ऊपर। इसी दौरान हम एमी को देखते हैं जो किसी स्मॉल टाउन में एक कॉटेज में छुपी हुई थी। उसके नेबर के घर में रहने वाली लड़की के साथ उसकी दोस्ती होती है। एमी, वो लड़की और उस लड़की का बॉयफ्रेंड तीनों भी जब एक बार कुछ गेम खेल रहे थे तब एमी के पॉकेट से कुछ पैसे गिरते हैं। ये देख वो लड़की काफी हैरान होती है और रात के समय में तभी दोनों भी उसके घर में आते हैं और उसके सारे पैसे लूट लेते हैं। अब एमी का प्लान पूरी तरीके से चौपट हो गया था क्योंकि उसे 6 से 8 महीने घर के बाहर छुपे हुए रहना था और अब कोई भी पैसे बचे नहीं थे। इसीलिए वो वापस मास्टर प्लान बनाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कॉलिंस को कॉल करके एक जगह पे बुलाती है और उसे बताती है कि निक उसके साथ सही बर्ताव नहीं करता था, उसे काफी मारता था, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर भाग गई है। अब ये सुनकर और उसकी हालत देख कॉलिंस उसे अपने साथ अपने लेक हाउस में लेके जाता है जहाँ पे कुछ दिन वो सेफ रह सकती है। अब यहाँ पे एमी के टाउन में उसे ढूंढने के लिए कैंडल मार्च किया जाता है जहाँ पे निक काफी इमोशनल होके अपनी पत्नी को वापस आने के लिए कहता है। ये देख उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है एंडी, वो काफी गुस्सा हो जाती है और अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने और निक के अफेयर के बारे में बता देती है, जिस वजह से निक को लोग और भी हेट करने लगते हैं। इसीलिए निक का लॉयर भी उसे एक फेमस टॉक शो में जाने के लिए कहता है। वो बताता है कि अगर तुम्हारी पत्नी ये सब कुछ प्लान कर रही है तो वो तुम पे न्यूज द्वारा नजर रख रही है, यानी तुम्हें उस तक एक मैसेज पहुंचाना है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, हमारे बीच में काफी दूरी आ गई थी और अनजाने में मुझसे गलती भी हुई है, लेकिन मैं अपना परिवार वापस चाहता हूँ। ये मैसेज तुम्हें एमी तक पहुंचाना है। अब टॉक शो शुरू होता है जहाँ पे वो होस्ट निक की पूरी और बदनामी करने लगती है, लेकिन निक भी कुछ कम नहीं था। वो सबके सामने बताता है कि मुझे पछतावा हो रहा है और वो एमी से झूठी माफी और रोने का नाटक भी करता है ताकि एमी उसकी बातें सुनकर घर वापस आ जाए। यहाँ पे हम एमी और कॉलिंस को देखते हैं जहाँ पे एमी बड़ी चाव से निक का इंटरव्यू सुन रही थी और निक ने उसकी दी हुई टाई भी पहनी हुई थी। ये देख एमी घर जाने का वापस फैसला करती है। उसे लगने लगता है कि उसे निक को वापस एक चांस देना चाहिए, लेकिन इस बात से कॉलिंस खुश नहीं था क्योंकि कॉलिंस चाहता था एमी अब उसके साथ ही रहे। तो वही दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव रोड को देखते हैं जिसे उस वेपन से एमी का खून मिला था और इसीलिए वो निक को वापस गिरफ्तार करती है पूछताछ के लिए, लेकिन लॉयर बोल्ड उसे बेल पर रिहा कर देता है। तो यहाँ पे कॉलिंस अब एमी के रास्ते के बीच में आ रहा था, इसलिए एमी को अब कॉलिंस के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वापस वो एक मास्टर प्लान बनाती है जिसमें वो कॉलिंस को बताती है कि वो उसे चाहने लगी है और उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। ये सुन के वो खुश होता है और वो जैसे ही अपने ऑफिस चला जाता है वो सबसे पहले तो एक रस्सी लेती है और अपने हाथ और पैरों को जोरों से बांधकर वहाँ पे काफी ब्रूटल निशान करती है ताकि लगे कि उसे किसी ने यहाँ पे बांध के रखा था। उसके पास सीसीटीवी कैमरास के सामने ऐसा बर्ताव करती है जिससे कि लगे कि कॉलिंस ने उसे किडनैप करके रखा हुआ था और उसके ऊपर जबरदस्ती किए जा रहा था। कॉलिंस शाम को घर लौट आता है जहाँ पे एमी बिल्कुल तैयार बैठी थी और वो उसे जानबूझ के सिड्यूस करने लगती है और दोनों भी जब इंटीमेट हो रहे थे तो उसके गले पर ब्लेड मार देती है और बहुत ही दर्दनाक मौत होती है कॉलिंस की। और ऐसी हालत में वो कॉलिंस की गाड़ी चुराती है और अपने घर वापस आती है। निक के घर के बाहर तो प्रेस वैसी ही बैठी हुई थी। सारी आवाज सुन के निक बाहर आता है और वो देखता है खून पे लथपथ एमी उसके पास ही आ रही है। निक समझ जाता है ये उसका नाटक है और निक धीमे आवाज में बड़े ही गंदे शब्दों में वेलकम करता है। अब एमी की हालत देख उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हो जाने के बाद वहाँ पे FBI के पुलिस आ पहुंची थी और वो सबको बताती है कि कैसे कॉलिंस और वो हाई स्कूल में कपल थे और ब्रेकअप के बाद कॉलिंस का एमी के लिए ऑब्सेशन और भी बढ़ गया था। वो अक्सर एमी को खत लिखा करता था जिसका जवाब एमी नहीं देती थी। वो आगे बताती है कि कैसे उस दिन उसके घर में आकर जबरदस्ती कॉलिंस ने एमी को पकड़ने की कोशिश की थी और उसे बचने के लिए वो किचन में चली जाती है जहाँ पर कॉलिंस उसे डंडे से मारकर बेहोश कर देता है और अपने लेक हाउस में उसे लेके जाता है और वहीं पे कितने दिनों से कैद रख उसके ऊपर जबरदस्ती करता था। मौका देखकर वो कॉलिंस को मारकर वहाँ से भाग आई और
सबूत के लिए वो कोलिन्स के लेक हाउस में लगी कैमरा फुटेज चेक करने के लिए कहती है। एमी के बताए हुए झूठी कहानी पर FBI वाले यकीन कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो वो एक फेमस सेलिब्रिटी होती है और दूसरी उसकी हालत काफी खराब होती है, इसीलिए उससे ज्यादा सवाल भी नहीं पूछते। लेकिन डिटेक्टिव रॉड को दाल में कुछ काला लगता है और उसे अब निक के स्टोरी पे भरोसा होने लगता है, क्योंकि उसे मर्डर वेपन भी मिला था। तो वो मर्डर वेपन किसने प्लान किया और इसके बारे में वो बार बार पूछने लगती है, लेकिन एमी बेहोशी का नाटक कर उसके सवाल बंद कर देती है। अब घर वापस आने के बाद एमी निक को पूरा स्ट्रिप कर देती है ताकि कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो, और वो उसे कन्फेस करती है कि निक ने नेशनल टेलीविजन पर उससे माफी मांगी है और उसी के कारण वो कोलिन्स का मर्डर करके निक के साथ रहने के लिए वापस आई है, वरना निक आज जेल में होता। आगे वो बताती है कि उसे वही टेलीविजन वाला निक वापस चाहिए ताकि दोनों का रिलेशन अच्छा हो। लेकिन निक पूरी तरीके से शॉक में था कि तुमने एक्चुअली किसी का मर्डर किया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इसीलिए अगले दिन ये सारी सच्चाई वो अपनी बहन मार्गो, डिटेक्टिव रॉड और लॉयर बोल्ट को बताता है, लेकिन कोई भी सबूत ना होने के कारण वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब घर वापस आने पर निक एमी से डिवोर्स की बात करता है, लेकिन एमी बताती है कि वो उसके बेबी से प्रेग्नेंट है। ये सुन निक के पैरों तले जमीन धंस जाती है और कहता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वो बताती है कि उसने निक के सैंपल्स लेके फर्टिलिटी लैब से आर्टिफिशियल इंसेमिनेट किया है, जिसकी वजह से वो अब माँ बनने वाली है। ये सुनकर निक बहुत गुस्सा करता है और एमी के साथ रहने के लिए वो मना कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि इस शादी से अब वो मुक्त नहीं हो सकता और उसे इसी शादी में रहना पड़ता है। और कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक इंटरव्यू होता है जहाँ पे एमी प्रेग्नेंट होने का अनाउंस करती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।